अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट दोनों में उपलब्ध है। इस एपिसोड की शुरुआत में सर में सुला देती है, फिर वह कहती है कि राजकुमार अरेल को आधिकारिक रूप से शाही परिवार का हिस्सा माना जाएगा। अरेल जो भ्रमित होता है सोचता है कि इसका मतलब क्या है। लेडी राणा खुश होती हैं कि अरेल बिना किसी समस्या के बड़ा हुआ है और ये सोचती हैं कि क्या राजा उसके जन्मदिन पर आएंगे। चाइना उसे आश्वस्त करती है कि राजा सही समय का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि नवजात बच्चों के लिए अक्सर बुरी घटनाएं होती हैं। अरेल उनकी बातें सुनता है और समझ जाता है कि यह सारी हलचल उसके जन्मदिन के लिए है। लेडी राणा कहती हैं कि सभी लोग शायद भोज को पसंद न करें, लेकिन यह एक शानदार अवसर है ताकि यह औपचारिक रूप से घोषणा की जा सके कि अरेल के पास शाही रक्त है। वह खुश है कि एरेसिया शाही परिवार के नियम उसके लिए भी लागू होते हैं। अरेल नोटिस करता है कि उसकी माँ कितनी उत्साहित दिख रही है और वह सोचता है कि यह भोज की वजह से है। फिर उसे समझ आता है कि अगर भोज हो रहा है तो वहां नोबल्स और रॉयल्स होंगे और शायद वह अंततः राजा से मिल सकेगा। राजकुमार अरेल के लिए भोज उस रात शुरू होता है जिसमें भव्य दावत और शानदार पार्टी होती है जो स्पष्ट रूप से एक बड़ी दौलत खर्च कर चुकी है। राजकुमार अरेल थोड़ा रोमांचित महसूस करता है। वहां की शानदार सजावट, खाना और महलों के लोग जो फैशनेबल कपड़े पहन रहे हैं, सब कुछ उसे एक सपने जैसा लगता है। लेडी राणा उसे उठाकर पूछती हैं, क्या तुम हैरान हो? अरेल सोचता है कि यह पूरी चीज निश्चित रूप से एक नया अनुभव है। चाइना बताती है कि शायद यह पहली बार है जब उसने एक ही जगह पर इतने सारे लोगों को देखा है। लेडी राणा उसे याद दिलाती हैं कि वह आज रात का सितारा है और उसके गाल पर एक किस करती है। अरेल को नोबल्स की आलोचनात्मक नजरें महसूस होती हैं और वह उनके आपस में उसके और उसकी माँ के बारे में फुसफुसाते हुए बातें सुनता है, लेकिन वह इसे खुद पर असर नहीं होने देता। उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर है, अपने पिता राजा टेरेल ऑफ आर्नेसिया से मिलना। अरेल गुस्से से जल रहा है, सोचते हुए कि राजा ने कभी भी उनके जीवन की परवाह नहीं की। वह ठान लेता है कि यह भोज राजा को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने का आदर्श मौका है। माहौल बदल जाता है जैसे ही आर्नेसिया के शाही परिवार के सदस्य प्रवेश करते हैं और आधिकारिक रूप से भोज की शुरुआत होती है। अरेल सोचता है कि ये शायद रानी और उनका परिवार होंगे। वह उनकी मजबूत उपस्थिति महसूस करता है। जैसे ही वे पास आते हैं उसकी नजरें रानी पर ठहर जाती हैं, फिर उनके बच्चों पर जो उसके सौतेले भाई बहन हैं और सबसे बड़े बेटे पर जो सबसे ज्यादा खड़ा दिखता है। वहां एक लड़की भी है जो बिल्कुल अपनी ही फंतासी दुनिया में अभिनय कर रही है। अरेल मानसिक रूप से नोट करता है कि उसे उनके बारे में और जानना होगा, लेकिन वे उसे और उसकी माँ को नजरअंदाज करते हुए सीधे चलते जाते हैं। लेडी राणा देखती हैं कि यह हलचल अरेल के लिए बहुत भारी हो सकती है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है। हालांकि अरेल जानता है कि वह खुद शायद संघर्ष कर रही है, फिर भी वह उसे हंसाने में सफल होती है, जिससे तनाव कम होता है। इस बीच भीड़ रानी की सुंदरता को देखकर उसकी सराहना कर रही है। अरेल ध्यान देता है कि उसकी माँ के चेहरे पर अचानक बदलाव आया है। पहले वह शांत दिख रही थी, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसे बेचैन कर दिया है। वह इधर उधर देखता है और समझ जाता है कि अब राजा उनके महाराज का आगमन हुआ है, जिनकी उपस्थिति अत्यधिक दबाव डालने वाली है, जिससे अरोल एक पल के लिए जम जाता है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि क्या उसका पिता उसे देख रहे हैं या उसकी माँ को। वह सोचता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि फिर से जन्म लेने के बाद मस्तिष्क पढ़ने की क्षमता नहीं आती। कल्पना करो अगर वह यह जान पाता कि हर कोई क्या सोच रहा है तो कितना अच्छा होता। कुछ समय बाद लोग उसे उपहार देने और उसे बधाई देने लगते हैं, जैसे यह एक बहुत बड़ा अवसर हो। लेकिन जब साम्राज्यिक परिवार की बारी आती है तो उनके साथ उनका रवैया साफ हो जाता है। वे अपनी असली भावनाओं को छुपाते नहीं हैं और उनका व्यवहार उसे गहरे रूप से आहत करता है। वह चाहता है कि वह अपनी माँ की बाहों से कूदकर उस महिला के पास जाए और सही तरीके से उसके साथ पेश आए। कैसे वह और उसकी माँ को ऐसे दिखा सकती है जैसे वे मायने नहीं रखते। वह साफ तौर पर उन्हें इंसान के रूप में नहीं देखती। चारों ओर देखते हुए वह महसूस करता है कि यहाँ सभी लोग उतने ही झूठे और सड़े हुए हैं। एक पल के लिए वह सोचता है कि चिल्लाकर सभी को बेनकाब कर दे, लेकिन वह नहीं चाहता कि उसकी माँ को शर्मिंदगी हो। वह फैसला करता है कि
कि वह उनके मुताबिक चलेगा और अच्छा बर्ताव करेगा, क्योंकि यही लोग उम्मीद करते हैं। यहाँ पर ढोंग सामान्य है। दुर्भाग्यवश वह सिर्फ इतना चाहता है कि वह यहाँ से जाए इससे पहले कि वह अपनी माँ की बाहों में सो जाए। जैसे ही वह सोने ही वाला होता है, उसकी नजर पास में खड़ी एक छोटी लड़की पर पड़ती है। वह शायद राजा की कई रानियों में से किसी की बेटी है। वह इस सारे ड्रामा के लिए बहुत छोटी लगती है, लेकिन उसकी उपस्थिति खास महसूस होती है। शुक्र है कि कुछ मिस्टेरेस पहले ही जा चुकी हैं। जब अंत में भोज समाप्त होता है तो वह और उसकी माँ एक साथ राहत की सांस लेते हैं, लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई है। स्वयं रानी उनके पास आती है। वह स्पष्ट रूप से यह बताती है कि उनके पास आने में कोई कठिनाई नहीं है। उनके बेटे सिंहासन के उत्तराधिकारी के कारण जो हमेशा पास रहता है। अरोल को नहीं पता कि वह अपने बेटे के बारे में घमंड कर रही है या सिर्फ उन्हें चिढ़ा रही है, लेकिन वह जानता है कि यह वही प्रकार का व्यवहार है जिसकी उसे उनसे उम्मीद थी। रानी यह कहती है कि अरोल बहुत प्यारा है और वह अपनी माँ से कितना मिलता जुलता है, लेकिन अरोल इसे नहीं मानता। वह सुनिश्चित है कि उनका संघर्षों में कुछ न कुछ हाथ है। आखिरकार किसी को तो उनके महल की वित्तीय स्थिति में कटौती करने के पीछे होना चाहिए। शूरवीरों को लकड़हारे बना दिया गया था सिर्फ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए, और अरोल के कपड़े ऐसे लगते हैं जैसे वे नौकरों द्वारा बची खुची सामग्री से जोड़े गए हों। इसी बीच रानी उसे दीर्घायु की शुभकामनाएं देती है और अन्य औपचारिकताएं, लेकिन जैसे ही वह जाती है एक हल्की मुस्कान छोड़ जाती है जिससे एक खट्टा असर होता है। फिर कुछ अप्रत्याशित होता है। लेडी राणा राजा को देखते हुए कहती हैं कि क्या वह महल से परिचित हो रही हैं, और वह एक विनम्र लेकिन पूरी तरह से सत्य नहीं उत्तर देती है, जो अरोल को चौंकाता नहीं है। वह बस यही चाहता है कि राजा उन्हें वो समर्थन दे जो उन्हें चाहिए और एक सही पिता की तरह पेश आए। अरोल जोर जोर से रोने लगता है, जिससे राजा का ध्यान आकर्षित होता है और वह उसे अपनी गोद में लेने के लिए कहता है। ये पहला मौका है जब राजा ने अरोल को 1 साल बाद देखा है। उसे गोद में लेते हुए राजा थोड़ा उलझा हुआ महसूस करते हैं। उनके बाकी बच्चे जब उन्हें देखते हैं तो निरंतर रोते रहते हैं, लेकिन अरोल बस मुस्कुराता है। अरोल को यह मजेदार लगता है अगर उसकी प्यारी बेबी मुस्कान राजा को हैरान कर दे। राजा उसे थोड़ा पसंद करने लगता है, यह देखकर कि अरोल उससे डरता नहीं है। वह यह भी कहता है कि वह भविष्य में उसे पालना चाहता है, लेकिन अरोल स्थिर रहने में रुचि नहीं रखता। वह राजा से संकेत देता है कि उसे उतार दे। राजा यह मानता है कि अरोल चलना चाहता है, लेकिन लेडी राणा जल्दी से कह देती हैं कि वह अभी नहीं चल सकता क्योंकि वह सिर्फ 1 साल का है। उस क्षण एरल ने तय किया कि वह सबको गलत साबित करेगा। वह वहीं खड़ा हो गया और अपने पहले कदम उठाने शुरू कर दिए, ये जानते हुए कि वह उस शाम का सितारा है और उसे सबको प्रभावित करना है। कमरा उत्साह से गूंज उठा जब हर कोई छोटे एरल के पहले कदमों पर खुशियां मनाने लगा। यहाँ तक कि राजा भी प्रभावित हुआ, ये समझते हुए कि एरल उसे कुछ महत्वपूर्ण दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह अन्य बच्चों जैसा नहीं है। एरल को विश्वास था कि यह खुद को साबित करने की शुरुआत है, लेकिन जैसे ही वह टेबल तक पहुंचता है और खुद को संभालने की कोशिश करता है, वह जोरदार तरीके से गिर पड़ता है। पूरा टेबल, जिसमें खाना और पेय पदार्थ शामिल थे, नीचे गिर जाता है। प्लेट्स और गिलास एरल के ऊपर गिरते हैं। हर कोई डर जाता है, यहाँ तक कि राजा भी। लेकिन एरल के लिए यह सब उसकी बड़ी योजना का हिस्सा था। ये केवल यह दिखाने के लिए नहीं था कि 1 साल का बच्चा चल सकता है, बल्कि अपनी ड्रामेटिक एक्टिंग का प्रदर्शन करने के लिए भी था। वह जमीन पर लेटकर ऐसे रोने लगता है जैसे किसी महान त्रासदी के बीच में हो। राजा उसे उठाकर चोटों की जांच करता है। वह देखता है कि एरल के कपड़े शराब से भीगे हुए हैं, लेकिन उसे कोई बड़ी चोट नहीं दिखती। राजा मानता है कि एरल को कपड़े बदलने की जरूरत है। चाइना मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन राजा उसे रोककर खुद संभालने का फैसला करता है। लेकिन जो वह देखता है वह उसे अवाक कर देता है। एरल के भीगे हुए कपड़ों के नीचे ऐसे वस्त्र हैं जो फटे हुए और किसी राजकुमार के लायक नहीं लगते। चाइना हैरान है और कहती है कि उसने सुबह ही एरल को साफ कपड़े पहनाए थे। जैसे ही राजा कपड़ों की हालत का निरीक्षण करता है, वह समझ जाता है कि एरल का जीवन कितना कठिन और दयनीय रहा होगा। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो जाती है और लोग इसे अपमानजनक कहने लगते हैं। राजा उन कानाफूसियों से परेशान होकर सभी को
चुप रहने का आदेश देता है। उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है और हर कोई डर जाता है। वह एरल की मां को देखता है और सोचता है कि उन्होंने इतनी बुरी हालत में कैसे जीवन बिताया। इस बीच एरल को राहत मिलती है कि उसकी योजना काम कर गई। उसके कपड़े खराब हो गए, लेकिन उन्होंने वह कहानी सुना दी जो वह सुनाना चाहता था। असल में सुबह के समय जब चाइना उसे कपड़े पहना रही थी, एरल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कपड़ों को खींचकर और फाड़कर उन्हें जितना हो सके खराब बना दिया। थोड़ा सा जादू भी इस्तेमाल करके उसने अपने पहनावे को और ज्यादा गरीबी का रंग दे दिया। राजा लेडी राणा से पूछता है कि हालात इतने बुरे कैसे हो गए। वह जानना चाहता है कि उनके महल की स्थिति इतनी खराब क्यों है। राजा अपने अधिकारियों से बजट की रिपोर्ट तुरंत मंगवाता है। यह देखकर एरल समझ जाता है कि उसके पिता इस मामले को गंभीरता से सुलझाने वाले हैं। राजा की सचिव रिपोर्ट लेकर आती है और पूरा हॉल शांत हो जाता है, यह जानने के लिए कि अब क्या होने वाला है। जैसे ही राजा रिपोर्ट देखता है, वह हैरान रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वह अपने शक्तियों का उपयोग करके कागजात को वहीं जला देता है। यह देखकर एरल भी चौंक जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता इस हद तक अनजान हो सकते हैं। सच्चाई यह थी कि यह सब रानी की योजना का हिस्सा था। राजा अपनी रानी को बुलाता है और पूछता है कि क्या वह इस स्थिति के बारे में जानती थी। रानी शांत रहने की कोशिश करती है और दिखाती है जैसे वह भी बाकी सब की तरह हैरान है, लेकिन राजा को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उसकी डराने वाली उपस्थिति बढ़ती जाती है और वह याद दिलाता है कि बजट का प्रबंधन पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी है। यह देखकर सबसे बड़ा बेटा अपनी मां का बचाव करने के लिए सही समय पर वहां आ जाता है। वह नहीं चाहता कि उसकी मां अकेले इस स्थिति का सामना करे। वह राजा को समझाने की कोशिश करता है कि यह सब एक बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि वह मानता है कि उसकी मां ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन राजा और भी गुस्से में आ जाता है। वह कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि गलती किसकी है। एक नेता हमेशा अपनी टीम की गलतियों की जिम्मेदारी लेता है और उसकी मां की लापरवाही की वजह से उसका छोटा भाई भूखा और बिना कपड़ों के रह गया। बड़ा बेटा एरल को देखकर अपराध बोध से भर जाता है, जिससे स्थिति और अजीब हो जाती है। यह साफ है कि वह अपने पिता जितना सशक्त नहीं है या अपनी मां जितना चालाक नहीं। राजा सबसे बड़े बेटे से पूछता है कि क्या वह सच में कह रहा है कि उसकी मां का इससे कोई लेना देना नहीं है। बिना जवाब का इंतजार किए वह रानी से कहता है कि वह उससे बेहद निराश है। लेडी राणा रानी का बचाव करते हुए कहती है कि यह उनकी गलती है और उन्होंने ही गड़बड़ की है। राजा, जो पूरी तरह से उलझन में है, उससे पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रही है। वह कहता है कि उसका केवल उनके बच्चे की मां होना ही परिवार में उसकी जगह साबित करने के लिए काफी है। रानी यह सुनकर थोड़ी शर्मिंदा होती है और राजा उसका हाथ धीरे से छूकर उसे याद दिलाता है कि उसे अपनी भूमिका समझनी चाहिए और उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। यह पूरी घटना रानी और उसके बेटे को गुस्से में भर देती है। राजा आदेश देता है कि इसका असली जिम्मेदार ढूंढा जाए और सुनिश्चित किया जाए कि यह फिर कभी न हो। रानी, जो अब डरी हुई है, सिर झुकाकर वादा करती है कि वह इस समस्या को संभाल लेगी। लेकिन रानी अभी भी यह नहीं समझ पाती कि राजा इतना नाराज क्यों है। वह यह दावा करती है कि उसे नहीं पता यह सब कैसे हुआ। लेडी राणा, जो खुद तनाव में है, उसे समझाने की कोशिश करती है। इस बीच हमारा नायक एरल रानी के इरादों को अच्छी तरह समझ जाता है। जबकि उसकी मां रानी का बचाव करती है, एरल ये समझ नहीं पाता कि उसकी मां उस इंसान की रक्षा क्यों कर रही है जो शायद सब कुछ जानती है। रानी वादा करती है कि यह फिर कभी नहीं होगा, लेकिन एरल देख सकता है कि वह वास्तव में दोषी महसूस करने का नाटक भी नहीं कर रही। इसके बजाय वह अपनी शक्ति से सभी को डराती है। अंततः एरल का जन्मदिन समाप्त होता है और किसी तरह वित्तीय समस्या हल हो जाती है। बाद में यह घोषणा की जाती है कि रानी ने इसे सुलझाने में कोई भूमिका नहीं निभाई। दोष एक निम्न श्रेणी के कुलीन परिवार पर मढ़ दिया जाता है। बिना किसी आपत्ति के उन्हें वहीं गिलोटिन से मौत की सजा दे दी जाती है। महल के सेवक इस बारे में बातें करते हैं कि कैसे उन कुलीनों ने अपराध कबूल कर लिया था, लेकिन कोई यह नहीं समझ पाता कि उन्होंने इतना बड़ा धन कहाँ खर्च किया। हर कोई राहत महसूस करता है कि समस्या सुलझ गई है, सिवाय हमारे छोटे नायक के। वह समझता है कि असली साजिशकर्ता बिना किसी सजा के बच गया। मामला खत्म हो जाता है, लेकिन एरल को यह पूरी तरह अनुचित लगता है। वह मन ही मन ठान लेता है
कि जब वह बड़ा होगा तो वह सभी को सबक सिखाएगा। लेकिन फिलहाल एक छोटे से बच्चे के रूप में उसका ध्यान केवल खाने पर है, इसलिए उसका एकमात्र जवाब रोना है। जल्द ही उसे चम्मच से खाना खिलाया जाता है और वह अपने वर्तमान हालात से खुश महसूस करता है। फिर भी वह जानता है कि उसे अपने शरीर पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि वह अभी कुछ समय तक बच्चा ही रहेगा। लेकिन यह सोचने के बाद वह महसूस करता है कि उसे केवल खाना और खेलना है। जब उसका पेट भर जाता है तो वह फैसला करता है कि अब सोने का समय है। कुछ समय बाद वह एक गाड़ी की आवाज से जागता है जो घर के पास आकर रुकती है। वह खिड़की की ओर दौड़ता है ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है, जबकि उसकी आया बच्चों की देखभाल करने वाली सो रही होती है। वह देखता है कि कुछ लोग गाड़ी से उतरते हैं और जल्द ही उनमें से 3 उसके कमरे में प्रवेश करते हैं। उसकी माँ, एक वयस्क और एक बच्चा। हीरो को अचानक अपनी आया की याद आती है। अगर वह जाग गई तो उसकी शक्तियां उजागर हो सकती हैं। इसलिए वह वापस आया के पास उड़कर जाता है और उसे जगाने के लिए उसके गाल खींचने लगता है। वयस्क ठीक उसी समय अंदर आते हैं और यह देखते हैं। उसकी माँ तुरंत चिल्लाती है कि वह बेचारी आया को परेशान करना बंद करे। आया देखती है कि एक और मालकिन आई है और तुरंत उनका स्वागत करती है। हमारा हीरो भी नई आगंतुक को देखता है। हाल ही में आई हुई मालकिन जल्दी कहती हैं कि माफी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में पहले से किसी को चेतावनी नहीं दी थी। हमारा हीरो समझता है कि यह नई आगंतुक फिलिया है, जो एक और उपपत्नी कॉन्क्यूबाइन है। सभी लोग ये कहने लगते हैं कि अगर उन्हें पता होता कि वह आ रही है तो वे उनका स्वागत ठीक से करते। लेकिन फिलिया कहती हैं कि उन्हें हीरो की माँ से अकेले में बात करनी है। हीरो की माँ समझ नहीं पाती कि फिलिया उनसे क्यों मिलना चाहती है, लेकिन वह मानती है कि यह कुछ गंभीर बात हो सकती है। गंभीर बातचीत की प्रतीक्षा करते हुए वह अपनी चाय पीते समय घुटने लगती है। फिलिया, जो सच में पछता रही होती है, प्रिंस एरल के जन्मदिन के भोज में अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है। वह समझाती है कि उनका परिवार एक समय में महाद्वीप पर युद्ध जीतने में बड़ी भूमिका निभाता था और उन्हें अच्छी ख्याति मिली थी, लेकिन अब वह गौरवशाली दिन खत्म हो चुके हैं। उनके परिवार में हाल के वर्षों में कोई पुत्र नहीं हुआ है और उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है। इसके अलावा अफवाहें फैल रही हैं कि उनके पास वर्षों से धन की कमी है। हीरो की मां पूछती हैं कि क्या फिलिया यहाँ अपने परिवार की समस्याओं के कारण आई हैं? फिलिया मानती हैं कि वे बहुत कर्ज में डूबे हुए हैं। वह यह भी याद करती हैं कि रानी के दबाव ने शायद उनके वित्तीय संकट को और बढ़ा दिया। फिलिया पैसे से भरा एक थैला निकालती है, ये मानते हुए कि यह सब कुछ ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन कहती हैं कि वह अपने व्यवहार के लिए वास्तव में खेद महसूस करती है। फिलिया स्वीकार करती हैं कि हीरो की मां शायद उनसे और उनके परिवार से नफरत करती है। तभी दरवाजा खुलता है और फिलिया की बेटी चुपचाप कमरे में प्रवेश करती है। यह स्पष्ट हो जाता है कि फिलिया केवल अपनी बेटी को शाही परिवार के झगड़ों में फंसने से बचाना चाहती है। मालकिन शांत स्वर में कहती हैं कि वह ठीक है और उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। वह जोर देती हैं कि फिलिया इस सब के लिए दोषी नहीं है। फिलिया उनसे दया दिखाने के लिए मना करती है, लेकिन मालकिन कहती हैं कि वह दया नहीं दिखा रही, बस सीधे बात कर रही है। मालकिन स्पष्ट करती हैं कि उनके पास एक दूसरे के खिलाफ होने का कोई कारण नहीं है। वह यह भी बताती हैं कि वह स्थिति को समझती है और फिलिया के परिवार के प्रति कोई दुश्मनी नहीं रखती। वह पैसे से भरा थैला वापस कर देती है और कहती हैं कि इसे फिलिया की छोटी बेटी के लिए किसी अच्छी चीज पर खर्च करना बेहतर होगा। वह कहती हैं कि वह समझती है कि फिलिया का परिवार महल के खर्चों को संभालने की कोशिश क्यों कर रहा था। फिर वह अनायास ही एक चौंकाने वाली बात का जिक्र करती है। हमारी एपिसोड 2 का एंड होगा, तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।